हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और ये है मेरा चैप्टर गवर्नमेंट बजट का पार्ट नंबर 1, जहां पर आज हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कुछ बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे 2 से 3 पार्ट्स में 20 मिनट्स की वीडियो में, मतलब टोटल 1 घंटे में तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अगर इससे पहले वाले चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, सेव कर लो, सो दैट किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर चाहिए तो तुम देख सको। टेलीग्राम चैनल है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल है जहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की डेली प्रैक्टिस चल रही है हमारी। एंड इसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जल्दी से आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें शुरू करना है, गवर्नमेंट बजट के बारे में समझना है, इसके बेसिक्स के बारे में समझना है। तो आज की क्लास में तो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक ही इसके बारे में समझाने वाली हूँ, कुछ मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट मेक्स द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सो स्पेशल। फेब्रुअरी के महीने में तुम्हारे लिए क्या स्पेशल आता है? हाँ, मुझे पता है तुम सब क्या सोच रहे हो। तुम सब सोच रहे हो कि अरे भैया फेब्रुअरी में तो वैलेंटाइंस डे आता है, लेकिन वैलेंटाइंस के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज आती है फेब्रुअरी के पहले ही दिन। वो होता है हमारा गवर्नमेंट बजट। तो पहले वर्किंग डे पे फेब्रुअरी में, यानी 1 फरवरी को, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर घोड़े पे होके सवार जाती हैं। कहाँ जाती हैं? पार्लियामेंट में जाती हैं। अपने हाथ में क्या उठाकर लेकर जाती हैं? हमारे देश का एनुअल यूनियन बजट उठाकर लेकर जाती हैं और जाके पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट करती हैं। और पूरे देश की निगाहें सिर्फ उस पर ही होती हैं कि आज के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे सिर पर क्या बॉम्ब फोड़ने वाली हैं। तो वो जो यूनियन बजट हमारा होता है, उसमें आपके सेल फोन के कॉस्ट से लेके आपके पेट्रोल के कॉस्ट तक, आपकी टैक्स लाइबिलिटी, आपके सीनियर सिटीजन, आपकी ऑलमोस्ट हर चीज के रिगार्डिंग जो है, मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब उस बजट में लिखी हुई होती हैं। इसीलिए वो बजट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पूरे देशवासियों को, पूरे देश को अफेक्ट करता है। एंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा होता है, तो हमारे पैसे को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसीलिए वो गवर्नमेंट बजट जो फरवरी के महीने में 1 तारीख को आता है, पूरे देश के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या होता है गवर्नमेंट बजट? तो ये एक एनुअल स्टेटमेंट है। एक एक वर्ड यहाँ पर समझना, ऐसा नहीं कि कोई वर्ड मिस कर दिया है। ठीक है, एक एक वर्ड यहाँ पर समझना, जो जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला बोला गया है कि एक एनुअल स्टेटमेंट है, मतलब कि ये साल में एक ही बार बनती है। ऐसा नहीं है कि हर महीने बनाई जा रही है या हर 4 साल में, नहीं, एवरी ईयर बजट बनाया जाता है। किसका बजट? हमारे देश का बजट। ठीक है, क्या है ये? एक एनुअल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर क्या बताया जाता है? टाइम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। टाइम वाइज बताया जाता है कि अगले 1 साल में इतना खर्चा होगा, अगले 4 महीने में इतना खर्चा होगा, अगले 2 साल की ये एस्टिमेट है, अगले 5 साल में हम इतना कर देंगे, अगले 6 साल में हम इतना कर देंगे। टाइम वाइज एस्टिमेट है किस चीज का? रिसीट का। सरकार पैसा कहां कहां से कमाने वाली है उसका। सरकार पैसा कहां कहां उड़ाने वाली है उसका। पैसा कहां पे आए, कहां से आएगा, पैसा कहां उड़ाया जाएगा, इन दोनों चीजों के बारे में बताया जाता है इस एस्टिमेट में, इस गवर्नमेंट बजट में। ठीक है, ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, ये जो बजट है ये एक फिस्कल ईयर का बनाया जाता है, यानी कि 1 जनवरी 31 दिसंबर का नहीं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का ये होता है। ठीक है, जो बजट है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का जो है बजट बनाया जाता है। यानी कि एक पूरे साल का बजट होता है, पर वो साल कौन सा? हमारा फाइनेंशियल ईयर, या मैं बोलूं फिस्कल ईयर होता है। इसके अंदर जो भी रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस के बारे में बताया जाता है, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होते हैं, वो एस्टिमेटेड फिगर्स होते हैं आने वाले साल के लिए। मतलब कि अगर 1 फरवरी 2025 को बजट प्रेजेंट करा गया है पार्लियामेंट में, तो वो बजट किस टाइम के लिए प्रेजेंट किया गया है? वो बजट प्रेजेंट किया गया है 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक का। उस बजट में ये बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड के बीच में हम जो है इतना खर्चा करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 1 फरवरी को आने वाले फिस्कल ईयर के लिए एस्टिमेट बताए जाते हैं ना। ऑब्वियसली तुमने जितना बोला है एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो सकता, तो ऊपर नीचे ऑब्वियसली होता है, पर इसमें सरकार एक एस्टिमेट बनाती है। तुम इसको ऐसे समझो कि हर साल तुम भी तो अपने घर का बजट बनाते हो ना, कि हमें इस साल इतना खर्चा होगा, इतना इनकम आएगी, पापा की सैलरी इतनी है, मम्मी की सैलरी इतनी है, बच्चों की स्कूल की फीस इतनी है। वो पूरे साल का बजट बन जाता है ना, साल का नहीं तो कई बार हर महीने का बजट हम अपने घर पे बनाते हैं। सेम वही बजट सरकार बना रही है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, आने वाले 1 साल के लिए एडवांस में बजट बनाया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भी कहाँ प्रेजेंट किया जाता है ये बजट? प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में।
लोकसभा में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सबके सामने खड़ी होकर जो है इस बजट को पढ़ती है, इस बजट को प्रेजेंट करती हैं। कब करती हैं? 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को होता है। कौन करता है? हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हो वो करता है, ठीक है। और ये लोकसभा में बजट की स्पीच दी जाती है। उसके बाद ये स्पीच देने के बाद राज्यसभा में ये बजट भेजा जाता है एंड उसके बाद जो मेरा पार्लियामेंट है वो अप्रूव करता है इस बजट को। 1 अप्रैल से पहले पहले पार्लियामेंट को बजट अप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो इफेक्टिव ही हो जाएगा, लागू ही हो जाएगा वो बजट, ठीक है ना, शुरू ही हो जाएगा काम उसके ऊपर। तो 1 फरवरी को लोकसभा में स्पीच दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें बजट प्रेजेंट किया जाता है, फिर राज्यसभा में भेजा जाता है एंड पार्लियामेंट उसको जो है अप्रूव करता है बजट को, और 1 अप्रैल से लेकर वो इफेक्टिव हो जाता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक। इसके अंदर एक्चुअल फिगर्स नहीं, एस्टिमेट्स होते हैं। इसके अंदर पिछले फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस भी बताई जाती है। मतलब इसके अंदर बताया जाएगा कि जो पुराना अभी साल रहा, मतलब जो 2024-25 वाला साल रहा, उसमें सरकार ने कितना खर्चा किया, कितनी इनकम आई। मतलब पिछले साल का कर्ता धर्ता भी सारा होता है, पिछले साल का भी सारा दिया जाता है समरी कि भैया पिछले साल हमने क्या किया, और अगले साल का एस्टिमेट भी इसके अंदर ही बताया जाता है, ठीक है। अगले साल का एस्टिमेट भी और पिछले साल की परफॉर्मेंस भी इसके अंदर बताई जाती है। अब ये जो वो टॉपिक है जो मैं कह रही हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। मेरे से तुम लिखवा कर ले लेना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि भैया बताओ क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के। क्वेश्चन तुम्हें एक केस स्टडी दे सकता है, क्वेश्चन तुम्हें एक लाइन के स्टेटमेंट दे सकता है, क्वेश्चन तुम्हें कोई भी एक काम बोल सकता है कि अगर सरकार ने ये किया है तो ये गवर्नमेंट बजट के कौन से ऑब्जेक्टिव के अंडर किया है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता कि मुझे 4 ऑब्जेक्टिव बताओ, नहीं, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे देता है या फिर एक केस स्टडी दे देता है और बोलता है बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। सो you'll have to be very very sure कि you'll have to be very very clear कि किस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, उसके अंदर सरकार क्या काम कर रही है और क्या स्टेटमेंट आने पे तुम्हें क्या लिख के आना है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरे पास आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें अपने सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, गरीबों की मदद करनी है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर गरीबों की मदद नहीं करता, वो रूरल एरिया में नहीं जाता, प्राइवेट सेक्टर रूरल एरियाज में काम नहीं करता। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रूरल एरियाज में काम करना, ये सारे सरकार के काम होते हैं। सरकार इन कामों के लिए जो है रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। सरकार क्या करती है? सरकार बोलती है कि मुझे सोशल वेलफेयर पे काम करना है, मुझे सिर्फ ये नहीं है कि जहां पे प्रॉफिट हो रहा है वहीं काम करना है, फिर चाहे वो मेरा रूरल एरिया हो, चाहे वो गरीबों का एरिया हो, बैकवर्ड एरिया हो, मैं हर जगह काम करूंगी सो दैट मैं अपने रिसोर्सेज को ऐसी जगह पे रीएलोकेट करूं, ऐसी जगह पे एलोकेट करूं जहां पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि ऐसी जगह पे करूं जहां पे मुझे प्रॉफिट होगा। तो सरकार कहती है कि मैं ऐसी जगह पे रिसोर्सेज को एलोकेट करूं जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। सो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बैलेंस बनाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर के बीच में। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं भी वहां काम करना चाहता तो भी सरकार काम करती है, रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, वहां टैक्स कंसेशन देती है, वहां सब्सिडीज देती है। गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स लाइक लिकर और सिगरेट्स बाय इम्पोजिंग हैवी एक्साइज ड्यूटी और टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करती है, दारू सुट्टे पे बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगाती है। क्यों? ताकि उनका रेट महंगा हो जाए, रेट महंगा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सो गवर्नमेंट कहती है कि भैया नहीं, ये सब नहीं, इसके ऊपर नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, अच्छी चीजें बनानी है, ऐसी चीजें बनानी है जो सबके लिए यूजफुल हो। तो जो चीजें सबके लिए यूजफुल होती हैं अगर तुम वो करो, जैसे आजकल सोलर एनर्जी है तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, तो तुम सोलर एनर्जी के केस में अगर काम करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा टैक्स कंसेशंस मिलेंगे, बहुत ज्यादा सब्सिडीज मिलेंगी। तो सरकार कहती है कि भैया दारू सुट्टा मत बनाओ, सोलर एनर्जी बनाओ, उसमें तुम्हें टैक्स कंसेशन दूंगी। दारू बनानी है तो उसमें तुम्हें भारी टैक्स तुम्हारे से मैं लूंगी। तो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करती है और यहाँ पे टैक्स कंसेशन सरकार देती है, यहाँ पे सब्सिडी देती है, जो कि अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है। तो सरकार क्या कर रही है, रिसोर्सेज को अमीरों से दूर करके गरीब एरियाज में रीएलोकेट कर रही है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। गवर्नमेंट अपना पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट अपना पैसा लगा के अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट जगहों पे। दूसरा आता है इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके अंदर सरकार सिंपली क्या कर रही है कि जो अमीर है उसको बोलते हैं भाई तेरे से मैं पैसा लूंगी, और जो गरीब है उसको रिलीफ फंड के अंदर उसके अंदर पैसा डालूंगी, ठीक है।
क्या कर रही है सरकार? इनकम इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रही है, अमीर पे ज्यादा टैक्स लगा रही है, गरीब पे टैक्स नहीं लगा रही है, ठीक है। तो इसीलिए सरकार क्या चाहती है कि अमीरों से पैसा लिया जाए, गरीबों को पैसा दिया जाए, ठीक है। इसीलिए हमारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है कि जितनी ज्यादा सैलरी उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम सैलरी उतना कम या फिर नो टैक्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अमीरों को तुम टैक्स करते हो और टैक्स कंसेशन गरीबों को तुम देते हो, ताकि गरीबों की इनकम बढ़े, गरीबों को पैसा ज्यादा मिले। अगेन इनइक्वालिटी को कम कर रहे हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तुम इनकम की, वेल्थ की। गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाती है जिसके अंदर राशन की दुकानों के अंदर गरीबों को सस्ते में खाना मिलता है, ताकि अगेन जो गरीब है खाने पे पैसा ना खर्च करके किसी प्रोडक्टिव चीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है। सब्सिडीज गरीबों को दी जाती है, बिजली पानी वगैरह की, बहुत सारी चीजों की, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बहुत सारी होती है, तो वहां पर सरकार उनको पैसा देती है। अगेन सरकार क्या कर रही है, अपना जो पैसा है वो कहाँ से, अमीरों से लेके गरीबों को दे रही है, ठीक है। तो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना एंड अपने रिसोर्सेज को वहां पे रीएलोकेट करना, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। प्लीज मेक श्योर, अगर बात इनकम की हो रही है तो दूसरा पॉइंट आएगा, अगर रिसोर्सेज की बात हो रही है तो ये वाला पॉइंट आएगा, बिकॉज मेजरली इन दोनों में से ही किसी ना किसी एक पॉइंट पर केस स्टडी या स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में सरकार मदद करती है। कैसे मदद करती है? सी बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। जितना ज्यादा सरकार खर्चा करेगी, जितना ज्यादा सरकार खर्चा करेगी, सरकार अगर खर्चा कर रही है, ठीक है, वो वाली बात है ना, नेशनल इनकम वाली, किसी एक का खर्चा किसी दूसरे की इनकम तो होगी ना। तो किसी ना किसी, मतलब सरकार अगर खर्चा कर रही है, हमारी जनता को ही तो मिल रहा है वो पैसा, हमारी जनता को ही तो मिल रहा है वो पैसा, तो वो जो इनकम है हमारे देश के लोगों की इनकम हो रही है, लोग उस इनकम से जाके कंजम्पशन करेंगे, और अगर लोग कंजम्पशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे देश की धीरे धीरे जीडीपी बढ़ने लग जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, है ना, जीडीपी बढ़ेगी। सो सरकार क्या कर सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है, ऐसी अच्छी अच्छी चीजों में लगा के अपना पैसा, ज्यादा पैसा खर्च करके, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंडिचर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ज्यादा खर्चा करे ताकि हमारी जीडीपी बढ़े, ताकि फॉरेन से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो सरकार अपनी टैक्सेस और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन कर सकती है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हमारे देश की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो। गवर्नमेंट टैक्स रिबेट दे दे उन जगहों पे जहां पे जरूरत है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ज्यादा खर्चा कर दे वहां पे जहां पे जरूरत है, सो दैट लोगों की इनकम हो, लोग कंजम्पशन करें एंड जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है, कभी हमारी इकोनॉमी में कोई ना कोई शॉक लगता रहता है, ठीक है, कभी रिसेशन आ सकता है, कभी स्टॉक मार्केट में शॉक्स लगते हैं, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन सभी चीजों में स्टेबिलिटी ला सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। तो इकोनॉमी में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो वो स्टेबिलिटी लेकर आना किसका काम है, हमारे देश की सरकार का काम है। स्टेबिलिटी ना होने का क्या मतलब है कि कभी एक्सेस डिमांड है, कभी डेफिशिएंट डिमांड है। हमने पढ़ा है ना कि अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्स कम कर दो, अपना खर्चा ज्यादा कर दो, अभी आई थिंक पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है हमने, है ना। तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो टैक्स कम कर दो, अपना खर्चा ज्यादा कर दो। अगर एक्सेस डिमांड है तो टैक्सेस ज्यादा कर दो, खर्चा कम कर दो, टैक्सेस ज्यादा कर दो, खर्चा कम कर दो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू, मेजरली टैक्सेस, सब्सिडीज एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसीज के थ्रू, ठीक है, हमारे देश में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेफिशिएंट, एक्सेस, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंस्टेबिलिटी है, उसको ठीक कर सकती है। टैक्सेस, सब्सिडीज और अपने एक्सपेंडिचर की पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ला सकती है। टैक्सेस कम ज्यादा कर दो, सब्सिडीज कम ज्यादा कर दो, एक्सपेंडिचर कम ज्यादा कर दो, उससे डिमांड, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, हर चीज कंट्रोल हो सकती है। एंड अगेन ये सारी चीजें गवर्नमेंट सेट कब करती है कि कितना टैक्स लगेगा, कितना खर्चा होगा एंड ऑल ऑफ दिस, अपने बजट में। गवर्नमेंट कब सेट करती है ये सब? अपने बजट में, ठीक है ना। तो अपने बजट में सरकार ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे कि हमारे देश का भला हो, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। गवर्नमेंट के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, रेलवेज में है, ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इन सभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, वो सारा कुछ भी गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर डिसाइड करती है कि रेलवेज में इस साल कितना पैसा लगाया जाएगा, कितना पैसा फूका जाएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में कितना पैसा इस साल इन्वेस्ट किया जाएगा, उनको कितना एलोकेट करा गया है बजट, ठीक है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट अपने बजट में बताती है।
रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, गवर्नमेंट अपने बजट में बताती है कि वो किस एरिया में कितना पैसा लगाएगी, तो अपने टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में पैसा लगा सकती है, बजट के अंदर एलोकेशन कर सकती है फंड्स की, सो दैट उन एरियाज का भला हो सके। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेके आती है अपने बजट के अंदर, चाहे मेरा नरेगा स्कीम थी, चाहे मेरी प्रधानमंत्री रोजगार योजना थी, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स के अंडर नई नई अपने बजट के अंदर नई नई स्कीम्स लेके आती है और इन स्कीम्स को भर भर के पैसा एलोकेट करती है अपने बजट के अंडर। ठीक है, बजट का इतना बड़ा मतलब कितने ही पेजेस का पीडीएफ होता होगा वो, है ना, उसके अंदर सरकार यही तो बता रही है कि ये नई स्कीम आई है, इसमें इतना बजट डाल दिया, ये नई स्कीम आएगी, इसमें इतना बजट डालेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो भी जॉब्स हैं या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है सरकार जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वो सब कुछ भी सरकार अपने बजट के अंदर ही बताती है। तो अपने बजट के अंदर ही 6-7 ऑब्जेक्टिव्स सरकार पूरे करती है। प्लीज इनको अच्छे से याद कर लेना, स्पेशली द फर्स्ट टू, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन दोनों में से किसी ना किसी एक पे क्वेश्चन आता है, वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्टिव पे आ सकता है, पर वो दोनों उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर। ठीक है, देखो बजट दिखता कैसा है, इट इज लाइक आपका जो भी आप अकाउंट्स बनाते हो ना, अकाउंट्स में कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आप स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, है ना, अपने अकाउंट्स में, जस्ट लाइक दैट, सिमिलर टू दैट है इनकम स्टेटमेंट है, बस आपकी एक साइड पे आपकी रिसीट है सारी, एक साइड पे आपकी सारी पेमेंट है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी रिसीट और आपकी पेमेंट का जो टोटल है एट द एंड ऑफ द डे वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, मेजरली हमारे पास 4 हेडिंग्स इसके अंदर आएंगी, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। ठीक है, रिसीट और पेमेंट दोनों में ही चार दो दो हेडिंग्स आएंगी, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। अगर तुमने अकाउंट्स ऑब्वियसली पढ़ी होगी, अगर थोड़ी बहुत भी अकाउंट्स आती है, देन यू विल बी नो कि अकाउंट्स भी सेम तरीके से चलती है, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, इसका बैलेंस शुड बी इक्वल टू उसका बैलेंस, तो टोटल रिसीट का बैलेंस शुड बी इक्वल टू टोटल पेमेंट का बैलेंस, ये हमारा गवर्नमेंट का बजट होता है। ठीक है, अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया कि गवर्नमेंट बजट क्या है, 1 फेब को आता है, जो जो मैंने बेसिक्स बताए, एंड मैंने बताया गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है जी, अब मैं आगे तुम्हें बताऊंगी गवर्नमेंट बजट के अंदर आता क्या क्या है, जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रही हूँ। बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बोला, गवर्नमेंट बजट के अंदर सरकार का जितना भी इनकम होगा, सरकार का जितना भी खर्चा होगा, यही आता है ना। और क्या आता है गवर्नमेंट बजट में कि सरकार ने कितना इनकम आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट बजट के 2 हेडिंग्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट, कि कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम आई। ठीक है, इन दोनों को ही मैं आगे 2 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के ही सब पार्ट्स हैं। ठीक है, अब ये रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, रिसीट क्या है, ये सब कुछ अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। अभी के लिए तुमने जो मैंने बेसिक्स करवाया उसको अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज ये बेसिक एज ए सेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इस पे क्वेश्चन आए ना आए, बट मैंने देखा है पिछले 3-4-5 सालों के पेपरों में वो क्वेश्चन जरूर आता है ऑब्जेक्टिव्स वाला। ठीक है, ये आए या ना आए, ठीक है, वो जरूर आता है। सो इसको अच्छे से याद कर लेना। ये वाली चीज हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ जी मैम हमें समझ आ रहा है। वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद डन लिख दिया करो कि हाँ हमने ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मैं तुम्हें मिलूंगी अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।